Hello and welcome to Biology by Vivu, and this is your educator Vivu Prasad Ratha, and in this video I am going to discuss about the nucleotide and nucleoside concept. Okay, I have not discussed about the flavin adenine dinucleotide or the nicotinamide adenine dinucleotide like FAD, NAD in this video. Okay, I have only discussed about the nucleotide and nucleosides. Those are present in the DNA and RNA. Okay, that is the genetic material nucleotides. Okay, so keep watch this video till the end and don't forget to subscribe to the channel, like the video and share the video among your friends. Okay, so keep watch this video till the end. Thank you. जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड ये सब क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये असल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को लेकर बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को लेकर बनते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दे सर्व एज मोनोमरिक यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स दैट इज डीएनए एंड आरएनए। वी नो डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उनका जो मोनोमरिक यूनिट होता है उसको हम भी न्यूक्लियोटाइड्स ही कहते हैं। बोथ ऑफ व्हिच आर एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स विद इन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, जिसमें डीएनए नहीं हो उसमें आरएनए, वो क्या होता है ना, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। वही कैरेक्टर को इनहेरिट करने में काम करता है। कैरेक्टर इनहेरिटेंस या फिर कैरेक्टर को जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो सब में ये काम में आते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट। ओके, यहाँ पर हमें 3 सब यूनिट को देखना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होता है। सबसे पहले तो एक न्यूक्लियो बेस दैट इज नाइट्रोजनस बेस। दूसरा आता है एक 5 कार्बन शुगर जो कि 2 तरह का पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है डीएनए में। और तीसरा आता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि हम देख सकते हैं एक फॉस्फेट की 1 to 3 फॉस्फेट से ये बनता है। अगर आप एटीपी के बारे में, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एटीपी के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर ट्राईफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट से, और अगर आप एडीपी के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर डाईफॉस्फेट आएगा, या फिर अगर आप एएमपी के बारे में बात करो तो वहाँ पर एक सिंगल फॉस्फेट आएगा। तो इसी तरह का आप ग्रुप्स देख सकते हैं। फिर आता है The 4 nucleobases in the DNA are guanine, adenine, cytosine and thymine. And instead of thymine, there is uracil in RNA. अगर आप DNA में देखो तो वहाँ पर आपको 4 तरह का नाइट्रोजनस बेसिस या फिर न्यूक्लियो बेसिस मिलेगा, जैसे कि गुआनाइन हो गया, एडेनाइन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया। लेकिन अगर आप आरएनए में देखो तो वहाँ पर थायमिन की जगह यूरासिल होता है। और देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके नीट के एस्पेक्ट से, क्योंकि वहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आप आरएनए में क्या डिफरेंस देख सकते हो जो कि डीएनए में नहीं होता है। तो ये जो यूरासिल वाला पॉइंट है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उसी हिसाब से हो जाता है। फिर आता है देखिए, इन एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट इन ऑल सेल सिग्नलिंग। जैसे कि आप साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जैसे कि CGMP के बारे में बात कर लो, या फिर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जैसे कि CAMP के बारे में बात कर लो। तो ये सब क्या होता है ना, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है हमारे सेल सिग्नलिंग में, एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू इम्पोर्टेंट कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। देखिए जो हमारे बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे कि कोएंजाइम A हो गया, या फिर फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया, या फिर फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया, या फिर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया जो कि NAD या फिर NADP+ या फिर NADPH। तो ये सब क्या होता है ना, ये हमारे बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। फिर देखते हैं इसका एक एग्जांपल, हम AMP का एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में कुछ डिटेल आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ये होता है असल में फॉस्फेट ग्रुप। ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। देखिए यहाँ पर ये जो शुगर हमने काम में लिया है ये एक पेंटोज शुगर है जो कि यहाँ पर है डीऑक्सीराइबोज। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक एडेनाइन को हमने काम में लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर एडेनाइन, ये हो गया एडेनाइन। ठीक है, हम आगे पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे एडेनाइन हो गया, कैसे डीऑक्सीराइबोज हो गया, या फिर कैसे फॉस्फेट हो गया, वो सब हम आगे देखेंगे।
ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल है एक न्यूक्लियोटाइड का कि यहाँ पर आप 3 ग्रुप देख सकते हो, जैसे कि ये जो आर्डेनाइन हो गया, यही असल में नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस। या फिर आप देख सकते हो ये जो डीऑक्सीराइबोज हो गया, यही होता है पेंटोज शुगर। और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला ग्रुप होता है वो होता है फॉस्फेट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम एक टेबल के बारे में सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं कि जो हमारे बॉडी में, अगर आप डीएनए के बारे में बात कर लो या फिर आरएनए के बारे में बात कर लो, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड होता है और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड हो गया, इनका जो नेमिंग होता है वो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस से ही डिराइव किया जाता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि नाइट्रोजनस बेसेस कितने तरह के होते हैं हमारे डीएनए में। तो हमें पिछले बार जब हम डीएनए के बारे में भी पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पिछले साल, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो प्यूरिन है या फिर पिरिमिडिन है डीएनए में, 2 तरह का नाइट्रोजनस बेसिस पाया जाता है। आरएनए में भी वो 2 तरह का नाइट्रोजनस बेसिस पाया जाता है, जैसे कि एक प्यूरिन हो गया और दूसरा पिरिमिडिन हो गया। लेकिन अगर हम देखें इनको, अगर हम डिटेल में देखें तो वहाँ पर जो प्यूरिन हो गया वो 2 तरह का हो गया, लेकिन जो पिरिमिडिन है वो 3 तरह का हो जाता है। जैसे कि प्यूरिन का अगर आप देखो तो वहाँ पर वो आडेनाइन और गुआनाइन होता है। पिरिमिडिन का आप देखो तो वो साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर यूरासिल के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर एक गलती भी हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लाइन आपको यहाँ पर लिखा गया है ये सरासर गलत है। हाँ, क्योंकि थायमिन ये आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो इसका हम इस पॉइंट को कंप्लीटली मिटा देते हैं। हाँ, थायमिन के लिए सिर्फ डीएनए और यूरासिल के लिए सिर्फ आरएनए। तो आपको ये नाम को याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि आडेनाइन का अगर हम न्यूक्लियोसाइड फॉर्म देखें तो उसको हम आडेनोसिन कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड फॉर्म को हम आडेनाइलेट कहते हैं। वैसे ही डीएनए में उसको हम डीऑक्सी आडेनोसिन कहते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको हम डीऑक्सी आडेनाइलेट कहते हैं। उसी तरह आरएनए को अगर हम देखें तो वहाँ पर गुआनाइन का जो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है उसको हम गुआनोसिन कहते हैं। वैसे उसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है उसको हम गुआनाइलेट कहते हैं। और जब हम डीएनए के बारे में बात कर ले तो वहाँ पर डीऑक्सी गुआनोसिन होता है न्यूक्लियोसाइड फॉर्म में, और डीऑक्सी गुआनाइलेट फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में। उसी तरह से अगर हम साइटोसिन के बारे में देखें तो साइटोसिन में सिटिडिन या फिर सिटिडिलेट हो गया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रेस्पेक्टिवली इन आरएनए। अगर हम डीएनए में देखें तो वहाँ पर डीऑक्सी सिटिडिन और डीऑक्सी सिटिडिलेट हो गया डीएनए के फॉर्म में। तो उसी तरह से अगर हम थायमिन में देखें तो थायमिन सिर्फ डीऑक्सी फॉर्म में आपको मिलेगा, तो डीऑक्सी थायमिडिन इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सी थायमिडिलेट इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड अगर हम आरएनए में देखें तो यूरासिल आपको यूरिडिन के फॉर्म में मिलेगा न्यूक्लियोसाइड में, और यूरिडाइलेट फॉर्म में मिलेगा न्यूक्लियोटाइड में। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है। देखिए हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में हम सबसे पहले यहाँ पर साइटोसिन और गुआनाइन को काम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब डीएनए में बेस पेयरिंग होता है तो वहाँ पर गुआनाइन साइटोसिन के साथ अपना जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, जो कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड में साइटोसिन और गुआनाइन को लिया है, और आगे आने वाले स्लाइड में हम आडेनाइन के साथ यूरासिल और थायमिन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस साइड पे साइटोसिन हुआ है, इस साइड पे हम साइटोसिन देख सकते हैं, और इस साइड पे गुआनाइन देख सकते हैं। अगर आप गुआनाइन का स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ पर आपको गुआनाइन का जो केमिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, वहाँ पर उसके नीचे उसका IUPAC नेम भी देखने को मिलेगा, जैसे कि वो है 2-amino-6 हाइड्रोक्सीप्यूरिन। अगर हम साइटोसिन के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी उसका IUPAC नेम होता है 4-amino-2 हाइड्रोक्सीपिरिमिडिन। आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो 6 पोजीशन है,
इसमें आप सिर्फ ऑक्सीजन को देख रहे हैं जो कि कीटोन ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये कीटोन फॉर्म में नहीं होता है, मतलब कि इसको हम ऑक्सी ग्रुप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्सी फॉर्म में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तब ये OH ग्रुप में आ जाता है, और ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर साइटोसिन के बारे में भी देखो तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड का कमी हो जाता है, और जो O होता है ऑक्सीजन वो OH फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी और यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सी फॉर्म में इसका IUPAC फॉर्म को लिखा गया है। जैसे कि 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी pyrimidine हो गया साइटोसिन के लिए, और 2 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन हो गया गुआनिन के लिए। फिर उसी तरह यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हो, यहाँ पर एडेनाइन, थायमिन और यूरासिल तीनों के स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो एडेनाइन, उसका IUPAC नेम होता है 6 अमीनो प्यूरिन। देखिए यहाँ पर हमें पिछले बार जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ DNA देखा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और जो pyrimidine होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर देखिए एडेनाइन, उसका नाम आता है 6 अमीनो प्यूरिन, और जो थायमिन आता है उसका नाम आता है 5 मिथाइल यूरासिल, और जो यूरासिल होता है उसका IUPAC नेम आप देख सकते हो वो होता है 2,4 डाईहाइड्रोक्सी pyrimidine। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले यूरासिल से हम शुरू करते हैं। देखिए एडेनाइन, उसका तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो एक प्यूरिन हो गया, जिस प्यूरिन के पास यहाँ पर NH2 ग्रुप है 6 पोजीशन में। देखिए आप यहाँ पर अगर आप इसका नंबरिंग करो तो वो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ऐसे हो गया 7 8 9। तो देखिए हमें पता है कि एक प्यूरिन में 1 3 7 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन पाया जाता है, और एक pyrimidine में 1 और 3 पोजीशन में ही हम यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 3 पोजीशन पे ही हम सिर्फ नाइट्रोजन को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्यूरिन हो गया वहाँ पर हम 1 3 7 9 पोजीशन में नाइट्रोजन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप के फॉर्म में हम जैसे देख रहे हैं एडेनाइन को, तो उसका जो कॉमन नेम हो गया, मतलब कि IUPAC नेम हो गया, वो हो गया 6 अमीनो प्यूरिन। लेकिन अगर आप यहाँ पर थायमिन और यूरासिल को देखो तो थायमिन में एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप यहाँ पर मौजूद है जो कि DNA में सिर्फ पाया जाता है, लेकिन जो यूरासिल होता है वो RNA में पाया जाता है। इसीलिए जो एडेनाइन है वो DNA में जब मौजूद होता है वो थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब वो RNA ट्रांसक्राइब कर रहा होता है तब वो एडेनाइन यूरासिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूरासिल है उसका हमने 2 तरह का IUPAC नेम लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हो 2 ऑक्सी 4 ऑक्सी pyrimidine और 2,4 डाईहाइड्रोक्सी pyrimidine। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये भी OH फॉर्म में आ जाता है और ये भी OH फॉर्म में आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो नहीं रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप OH और OH देख सकते हो, और इसका जो स्टेबल फॉर्म है या फिर आप कह सकते हो कि इसका जो इंडिपेंडेंट फॉर्म है, इंडिपेंडेंट वर्जन में आप यहाँ पर 2 ऑक्सी 4 ऑक्सी देख सकते हो। तो इसी तरह से इनका नेमिंग किया जाता है और इनका टाइपिफिकेशन होता है। फिर आता है पेंटोज शुगर। देखिए पेंटोज शुगर भी 2 तरह के पाया जाता है। जैसे कि आप अगर DNA के बारे में देखो तो वहाँ पर आपको राइबोज शुगर मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा, लेकिन अगर आप RNA के बारे में देखो तो वहाँ पर आपको राइबोज शुगर मिलेगा। तो यहाँ पर आप राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस देखिए। तो सबसे पहले ये जो पेंटोज शुगर होता है ये क्या होता है ना, एक मोनोसैकेराइड होता है जो कि 5 कार्बन आटम को लेकर आपको पता है कि जो पेंटोज शुगर है वहाँ पर हम 5 कार्बन आटम देख सकते हैं। तो उसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो है C5H10O5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो राइबोज होगा, तो राइबोज का जो 2 नंबर का कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब कि OH ग्रुप है। लेकिन अगर हम डीऑक्सीराइबोज के बारे में देखें तो वहाँ पर उस ऑक्सीजन का डिलीशन हो गया है। देखिए यहाँ पर इस पोजीशन में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डिलीशन हुआ है ऑक्सीजन ग्रुप का, इसीलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली राइबोज शुगर ही पाया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश वो जो DNA होता है वहाँ पर जो डिलीशन पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं।
तो इस तरह का दो तरह का पेंटोज शुगर आप देख सकते हो। और हाँ, यही जो शुगर होता है यही डीएनए का डायरेक्शन भी तय करता है। जैसे कि अगर इस डायरेक्शन में आप देखो तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड आपको दिख रहा है और यहाँ पर 3 प्राइम एंड आपको दिख रहा है। तो इस तरह से डीएनए आप कह सकते हो कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर ये से ऊपर जा रहा है। और अगर ये नीचे हो गया तो आप कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 3 प्राइम और नीचे आ जाएगा 5 प्राइम। तो वो डीएनए के डायरेक्शन के बारे में हम रेप्लिकेशन में भी देखे थे, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो जहाँ पर हम डीएनए के डायरेक्शन के बारे में बात किए थे। यहाँ पर हम सिर्फ पेंटोज शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेंटोजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोकेमिस्ट्री। We know ribose is a constituent of RNA and the related molecule that is deoxyribose is a constituent of the DNA. Then यहाँ पर हम देख सकते हो फॉस्फेट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ग्रुप इसीलिए हो जाता है क्योंकि फॉस्फेट और शुगर वो दोनों मिलकर ही डीएनए और आरएनए का बैकबोन हमें देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए में पाया जाता है। तो ये जो बैकबोन फॉर्मेशन होता है ये फॉस्फेट और शुगर को लेकर बनता है। तो ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट क्या है? ये फॉस्फेट इज एन अनायन सॉल्ट। देखिए ये एक नेगेटिव सॉल्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फॉस्फेट PO4 3- फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, क्योंकि इसी फॉर्म में हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को हमें ये मिलता है। यहाँ पर आप H2PO4- कंडीशन भी देख सकते हो या फिर HPO4 2- कंडीशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम इस थर्ड हाइड्रोजन को भी रिमूव करते हैं तो ये सिर्फ PO4 3- कंडीशन में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉस्फेट हो गया ये एक एनायन सॉल्ट होता है और इसको हम एक फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं या फिर ईस्टर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, जो कि फॉस्फोरिक एसिड से पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और जो सेंटर में है ये फॉस्फेट है। तो इसी के साथ ये एक H3PO4 जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है या फिर इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। तो इसी फॉस्फोरिक एसिड से ही हमें फॉस्फेट मिलता है, जो कि PO4 3- कंडीशन में हम देख सकते हैं डीएनए में या फिर आरएनए में हमें ये मिलता है। देखिए फॉस्फेट जो होता है वो कभी कभार 3 फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पर होते हैं, जैसे कि हम ATP, GTP, CTP, TTP, UTP, इनके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम 3 तरह का फॉस्फेट देख सकते हैं, लेकिन कभी कभार एक फॉस्फेट भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, डिपेंड करता है कि बॉडी में किसका रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम डीएनए में देखें तो वहाँ पर एक फॉस्फेट हमें देखने को मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो हमारे बॉडी में कैसा रोल प्ले करता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स प्ले ए सेंट्रल रोल इन मेटाबॉलिज्म एट ए फंडामेंटल सेलुलर लेवल। देखिए सबसे पहले ये डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा जो जेनेटिक मेकअप करता है। उसके बाद हम इसको मेटाबॉलिज्म में भी देख सकते हैं। दे प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, जैसे कि आप देख सकते हो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, जैसे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया या फिर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया या फिर सिटिडिन ट्राइफॉस्फेट हो गया या फिर यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो इसी तरह के फॉर्म में ये हमें ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आप इनके डीऑक्सी फॉर्म में भी देख सकते हो, जैसे कि डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि DATP, DCTP, DGTP, देन DUTP या फिर DTTP। उस फॉर्म में क्या होगा ना, वो हमें रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, या फिर DUTP तो हम नहीं कह सकते, वहाँ पर हम DTTP कहते हैं। तो उस फॉर्म में वो हमें रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। DTTP क्यों कहा जाता है? क्योंकि थायमिन डीएनए में मिलता है, लेकिन हम DUTP नहीं कह सकते क्योंकि UTP डीएनए में नहीं मिलता है, वो सिर्फ आरएनए में मिलता है। थ्रू आउट द सेल फॉर द मेनी सेलुलर फंक्शन दैट डिमांड एनर्जी। तो जैसे कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हो GTP का फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि क्रेब साइकिल के दौरान GTP का फॉर्मेशन होता है। आप ATP के फॉर्मेशन भी बहुत सारे देखे होंगे ग्लाइकोलिसिस में या फिर क्रेब साइकिल में। वहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। आप ये सब देखे होंगे बायोकेमिकल रिएक्शन में।
देन अगर हम बात करें अमीनो एसिड सिंथेसिस हो गया, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, या फिर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस हो गया, किसी भी तरह का सेल सिग्नलिंग हो गया, या फिर सेल के अंदर अगर किसी पार्ट का मूविंग हो गया, या फिर सेल डिवीजन हो गया, तो इन सब में भी ये सब एनर्जी के सोर्स के दौरान मतलब कि एनर्जी के सोर्स के तरह ये सब काम में लिया जाता है। तो इस तरह का चीज़ें हम देख सकते हैं एक डीएनए, आरएनए और सेलुलर लेवल पे। तो यह इससे हम ये कंक्लूड करें कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लेता है हमारे बॉडी में। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक दिस देन डू follow, like and subscribe to the channel, and yes, don't forget to watch this end screen options in the end screen videos options. Thank you.